देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और लेकर के हाजिर अपना खास कार्यक्रम खबर राज्यों से, जिसमें हम आपको बताते हैं हर एक राज्य की अहम खबर। तो बात होगी सबसे पहले 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे और वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे। 7 और 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे और इसके अलावा 30 नवंबर वो तारीख जब तेलंगाना में चुनावी बिगुल बजेगा। तेलंगाना में चुनाव होंगे। 23 नवंबर को राजस्थान में चुनाव होंगे और वहीं 7 नवंबर को मिजोरम में चुनाव होंगे और 3 दिसंबर वो तारीख जब 5 राज्यों में मतगणना होगी। यानी आपको बता दें कि 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे कि आखिर 5 राज्यों में किसने जीत हासिल की है, किसने जीत का परचम लहराया है और किसके खाते में हार गई है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने यह घोषणा कर दी है 7 नवंबर से 30 नवंबर के बीच चुनाव कराए जाएंगे, जबकि 3 दिसंबर को इसके नतीजे घोषित किए जाएंगे। 5 राज्यों में 679 विधानसभाओं के लिए चुनाव होने हैं और वहीं 60,02,000 फर्स्ट टाइम वोटर ऐसे हैं जो पहली बार अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। वहीं तारीखों का ऐलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को, राजस्थान में 23 नवंबर को, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को, वहीं मिजोरम की बात करें मिजोरम में 7 नवंबर को और तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी। तो 3 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे जो है वो आएंगे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है वो हो चुका है। अहम खबर, बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। दरअसल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश में 7 नवंबर, मिजोरम भी 7 नवंबर, राजस्थान, तेलंगाना और नतीजे जो आएंगे वो आएंगे 3 दिसंबर को। यानी 3 दिसंबर वो तारीख जब तय हो जाएगा कि इन 5 राज्यों में किसकी सरकार बनी है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि विधानसभा चुनाव जो है वो सेमीफाइनल है आने वाले 2024 का। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे रेजिडेंट एडिटर सुनील जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और जिस तरीके से देखिए कहा यह जा रहा था कि दिसंबर से पहले पहले सब कुछ निबट जाएगा और 3 दिसंबर तक फाइनल भी हो जाएगा कि आखिर किस राज्य में कौन सी पार्टी काबिज हुई है। आप फिलहाल इन 4 चुनाव की तारीखों के ऐलान को कैसे देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जैसा कि है कि 3 दिसंबर के पहले वीक में सत्ता पे किससे काबिज होना है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, या ये कहें कि जनता का फैसला साबित हो जाएगा कि किसे कहाँ राज पे, किस राज्य पे किसे राज करना है। बिल्कुल चुनाव आयोग ने उसी तरीके से अपने चुनाव की घोषणा कर दी है और चुनाव आयोग का जो काम होता है वो सबसे पहला काम तो ये होता है कि वहां की जनता सुरक्षित महसूस करे चुनाव के लिए वोट देने में, और जो वोट प्रतिशत अब तक चलता आया है वो वोट प्रतिशत कम से कम बरकरार रहे या उससे ज्यादा बढ़े। राजस्थान में जो चुनाव की तारीख इन्होंने घोषित की है वो की है 23 नवंबर। यहाँ पर एक छोटी सी चूक शायद मेरे हिसाब से चुनाव आयोग से हो गई है, क्योंकि 23 नवंबर एक बहुत बड़ा शादी का मुहूर्त है, जो विवाह का मुहूर्त है, जो कि 3 महीने के बाद अचानक से आता है और एक बहुत बड़ा विवाह का मुहूर्त है। और गाँव में स्पेशली उस दिन लोग विवाह में इतने ज्यादा मशगूल होते हैं, व्यस्त होते हैं, जिस दिन की वोट देना एक थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। परंतु जनता है, जनता को मालूम है कि कौन सी जिम्मेदारी ज्यादा है, कौन सी जिम्मेदारी को निभाना है। उस दिन वो अपने बच्चों के लिए जीवन साथी भी चुनेंगे तो अपने लिए 5 साल के लिए सरकार भी चुनेंगे। चुनाव आयोग ने अपना जो काम किया है उसके हिसाब से तीनों राज्यों में अपने अपने दिन निश्चित कर दिए हैं और नतीजे की तारीख तय की है 3 दिसंबर, जो कि दिसंबर का पहला सप्ताह है, जिस दिन की साबित हो जाएगा, जिस दिन की पता चल जाएगा किसे कहाँ पे राज करना है। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश से अनिल जी भी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, आप फिलहाल कैसे देख रहे हैं, कितना जरूरी था समय रहते, वक्त रहते चुनाव कराना, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव बहुत कुछ ज्यादा डिपेंड करेंगे 2024 के नतीजों के लिए? जी, चुनाव हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, बोलिए। ये चुनाव की तारीख घोषणा होना बहुत जरूरी था। चुनाव लटकते जा रहे थे और जो है सारी जो है दोनों पार्टियां, जो राष्ट्रीय पार्टियां हो या क्षेत्रीय पार्टियां हो, चुनाव में कमर कसकर उतर चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद जो चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं होने के कारण जो है वो ना उम्मीदवार सामने आ पा रहे हैं, ना कुछ
और एक ऊहापोह की स्थिति थी वो आज क्लियर हो गई। आज आपने बता दिया चुनाव आयोग ने कि आपको मैदान में उतरना है और 1 की तारीख और इस तारीख के बीच में आपको जो करना है कर लीजिए। तो अब ये जो है इस चुनाव की तारीखों घोषणा के बाद सारे कैंडिडेट्स की सूचियां भी तत्काल अब आने लगेंगी जो अटकी हुई थी, जो या कह लीजिए पितर पक्ष के कारण कुछ रोक के रखे थे। जो भी हो, अब ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर रहती है, खासकर के छत्तीसगढ़ के मद्देनजर का है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक बड़ा हिस्सा जो है वो नक्सल प्रभावित है और यहाँ 12,000 से ज्यादा जो है पोलिंग बूथ सेंसिटिव है। तो उन पर भी शांतिपूर्ण मतदान कराना, फिर जैसे सुनील जी ने कहा कि मतदान का प्रतिशत बढ़े, कम से कम उतना रहे। तो नक्सल क्षेत्रों में अक्सर क्या होता है, नक्सली पार्टी बाट पर फेंक देते हैं, कह देते हैं कि बहिष्कार करिए। तो नक्सलियों का जो मतदान का बहिष्कार है पहले जरूर करते थे, लेकिन आजकल जो है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रल फोर्सेस हो या अपना राज्य सरकार की जो पुलिस हो, उसके दबाव से नक्सली कॉर्नर जरूर है, लेकिन वो चुनाव के समय रिएक्ट जरूर करते हैं अपना अस्तित्व बताने के लिए या अपनी जो है आइडेंटिटी बची रहे या जिंदा रहने, अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए वो एक रिटेलिएशन होता है जो वो करते जरूर है। तो वो भी एक देखकर जो है चुनाव पर एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि उस जो संवेदनशील बूथों में भी चुनाव शांतिपूर्ण हो और लोग घरों से निकले। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है चुनाव आयोग के लिए कि लोग घरों से बाहर निकले। जी बिल्कुल। सुनील जी, वक्त देखिए बहुत कम है अगर देखा जाए तो, और तमाम पार्टियों को जी तोड़ मेहनत भी करनी है। ऐसे में अब तमाम पार्टियों के दावे भी निकलकर सामने आ गए। राजस्थान में आप मौजूद हैं, सचिन पायलट साहब कहते हुए नजर आए कि जो 30 सालों में नहीं हुआ वो अब राजस्थान में होगा। ये कॉन्फिडेंस क्या कह रहा है? कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस है? जी नहीं, ये कॉन्फिडेंस है और इस चीज के पीछे कॉन्फिडेंस खैर सचिन पायलट के साथ जो पिछले सचिन पायलट अचानक से वापस बाहर आए हैं और ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात है कि वो एक बार फिर से मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। वो एक जो बगावती तेवर थे वो उनके कम हुए हैं और जो वो कह रहे हैं 30 साल में नहीं हुआ वो इस बार होगा, उनका कहने का मतलब है कि राज बरकरार होगा। मतलब कि वो अशोक गहलोत की जो नीतियां हैं, जो आयोग जो उन्होंने योजनाएं बनाई, उनका समर्थन असल में कर रहे हैं। हालांकि इस समय सबसे ज्यादा जो चैलेंज चुनौती है वो कांग्रेस के सामने ही है, क्योंकि अभी तक उन्होंने ना तो नाम फाइनल किए हैं ना कोई लिस्ट आई है। हालांकि बीजेपी की भी राजस्थान में अभी तक कोई लिस्ट नहीं आई है, जबकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वो लोग इसमें एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। परंतु राजस्थान में अभी बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो काम होता है चुनाव में, चुनाव जीतने या हारने के पीछे, वो है टिकटों का सही वितरण, और वो अभी दोनों पार्टियों के लिए एक चुनौती बना हुआ है। बिल्कुल। अनिल जी, जिस तरीके से देखिए कैलाश विजयवर्गीय की अगर हम बात करें, वो कहने कि पता नहीं चलेगा कि आखिर कांग्रेस पार्टी चली कहां गई। उन्होंने चुनाव की घोषणा के बाद ये बात कही, लेकिन खुद अगर कहे तो उन्हें तो खुद को ये नहीं पता था कि मैं चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा। हैरान थे वो, और वो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि दूसरी नेशनल पार्टी की। अचानक से उनका नाम आया है, वो बड़े कद्दावर नेता है और संगठन में उनको बंगाल जैसे राज्य की जिम्मेदारी दी जहां उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया। उसके पहले जब वो चाहते थे लड़ना चुनाव तो उनको वहां से हटा दिया गया, मध्य प्रदेश से हटाकर उनको बंगाल भेज दिया गया। अब वो जब बंगाल में रहना चाह रहे तो अचानक उनको मध्य प्रदेश भेज दिया गया। तो वो उनका ये कहना सही है, लेकिन अब कांग्रेस कहाँ है वो इस संदर्भ में कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भाजपा 2 सूची जारी कर चुकी है, कांग्रेस एक भी सूची जारी नहीं कर पाई है। और कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि कांग्रेस के लिए कहा भी जाता है कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हरा सकते हैं, दूसरा कोई हराने के लिए, मतलब कांग्रेस का दुश्मन कांग्रेस ही है और कोई दूसरा है नहीं। और अभी भी वहां पे जो गुटबाजी है, अभी भी जो वहां पर इंटरनल जो उनकी जो पॉलिटिक्स है या प्रेशर ग्रुप है, वो प्रेशर ग्रुप काम कर ही रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रेशर ग्रुप काम नहीं कर रहा है। तो मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़, अभी तक अगर एक भी सूची जारी नहीं कर पाई है, तो ये अगर पूछ रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय कि हमको नजर नहीं आ रही, तो वो इस संदर्भ में है कि आज तक आप टिकट तक को घोषित नहीं कर पा रहे हो। जी बिल्कुल ठीक है। अनिल जी और सुनील जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब देखना होगा कि 3 दिसंबर को आखिर किसके फेवर में नतीजे जाते हैं और किसको हार का सामना करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजस्थान से एक और अहम खबर की। राजस्थान के उदयपुर में एक तेल टैंकर के पलटने की वजह से बड़ा हादसा हुआ है, जहां हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने और पुलिस कर्मियों ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज जारी है। इत्तला मिली थी अभी मोबाइल से कि हाईवे पे बादीपुरा के सामने एक्सीडेंट हुआ है। एक टैंकर चालक है जो शायद हो सकता है नशे में भी हो सकता है, और वास्तव में वो न्यूट्रल में गाड़ी को ला रहा था। जो प्रत्यक्षदर्शी जो देखने वाले वो बता रहे हैं
और सामने ये भेड़ों का झुंड चल रहा था, मारवाड़ से आए थे ये सीक्वेंस से और एमपी जा रहे थे। तो न्यूट्रल में थी गाड़ी, तो उसको ध्यान नहीं रखते हुए उसने भेड़ों पे टैंकर को चला दिया। करीब 100 भेड़ों की डेथ हुई है और करीब 40 से 50 भेड़ें घायल हुई हैं। मौके पर एसडीएम साहब पधार गए हैं, तहसीलदार जी भी पधार गए हैं, पटवारी साहब वगैरह सब पधारे हैं। मौका मुआयने कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा वेटरनरी डॉक्टर्स वगैरह उनको भी बुला लिया है। जो घायल भेड़े हैं उनका इलाज वगैरह चल रहा है। प्रकरण दर्ज कर आगे कार्रवाई की। इधर राजस्थान में नशीले पदार्थों की तस्करी जोर पकड़ रही है और वहीं पुलिस नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि राउतासर पुलिस ने एक युवक को 65 किलो डोडा पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया है। प्रदेश में चुनावी सरगर्मी बढ़ी हुई है, जिसके चलते पुलिस नाकाबंदी कर चेकिंग अभियान चलाए हुए है। चेकिंग के दौरान ही डोडा पोस्ट की ये बड़ी खेप पुलिस के हत्थे चढ़ी है। पुलिस ने नशीले पदार्थ की तस्करी में इस्तेमाल एक कार को भी जब्त किया है। इधर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने राजनांदगांव में बलदेव बाग का दौरा किया, जहां रमन सिंह ने बीएनसी बने राम मंदिर परिसर के नए भवन का शुभारंभ भी किया और इस दौरान रमन सिंह ने प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्वी सीएम ने पीएससी परीक्षा भ्रष्टाचार मामले को लेकर प्रदेश की मौजूदा सरकार को जमकर कोसा। प्रदेश की भूपेश सरकार पर हजारों छात्रों के भविष्य को अंधकार में डालने का बड़ा आरोप लगाया गया है। रमन सिंह ने कहा कि पीएससी भ्रष्टाचार मामले ने छात्रों के मन में घर कर लिया है और परीक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रदेश में 7 नवंबर और 17 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीतिक दल तैयारियों के साथ जुटे हुए हैं और इसी को लेकर बीजेपी के स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भिलाई का दौरा किया और बीजेपी कार्यकर्ताओं में विधानसभा चुनाव को लेकर जोश भरा। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही टिकट के वायरल सूची पर मनसुख मांडविया ने कोई बयान नहीं दिया। वहीं सूची को लेकर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। एक कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा माध्यम के रूप में उभरा है और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सोशल मीडिया के रूप में देखता हूँ तो पता चलता है कि जनता स्वयं सोशल मीडिया के द्वारा पोस्ट करके यहाँ की सरकार के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। सरकार ने वादा खिलाफी की है, गरीब लोगों को आवास नहीं मिलने दिया है, किसानों के साथ अन्याय किया है, यहाँ के युवाओं को रोजगार की अपॉर्चुनिटी नहीं है, पीएससी में घोटाला हो रहा है, गोठान में घोटाला हो रहा है। जनता सरकार के प्रति निराशा व्यक्त कर रही है और जनता स्वयं बदलाव के मूड में दिख रही है। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी और स्पष्ट बहुमति के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। इधर ओडिशा के मयूरभंज में स्कूली छात्रों के बीच चाकूबाजी का मामला सामने आया है, जहां 10वीं के एक छात्र ने 9वीं कक्षा के दूसरे छात्र को कई जगह चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। दोनों छात्रों के बीच की किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जो हाथापाई और चाकूबाजी तक जा पहुंचा। घायल छात्र को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां घायल छात्र का इलाज जारी है। निजी छात्रावास में हुई इस चाकूबाजी की घटना के बाद से निजी छात्रावास प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पुलिस चाकूबाजी की इस घटना को लेकर लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इधर गुजरात में राजनीतिक पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसी को लेकर रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से सूरत में संगठन को मजबूती देने को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सांसद विनोद निकल और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार भट्टी ने हिस्सा लिया। पार्टी की तरफ से आयोजित इस मैत्रीपूर्ण बैठक में रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ताओं, महिलाओं समेत बुजुर्ग और किन्नर समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
गुजरात में सूरत की एक कार में आग लगने की वजह से हादसा हुआ है। जहां कारगिल चौक पर कार में आग लगने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। रास्ते से गुजर रहे मेयर दक्षेश मवानी ने दमकल विभाग को इस घटना की सूचना दी और मौके पर जल्द पहुंचने के निर्देश दिए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं मिली है। तो हादसे में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। गुजरात के सूरत से ये हादसे की खबर सामने आई है, जहां पर आप देखिए कि किस तरीके से अचानक से एक गाड़ी में आग लग जाती है। तुरंत दमकल विभाग को इसकी सूचना दी जाती है। दरअसल रास्ते से गुजर रहे थे मेयर दक्षेश मेवानी और देखते ही देखते कारगिल चौक पर कार में अचानक से आग लगी। आग लगने की वजह से हादसा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। आपको बता दें कि एशियाई गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन रहा है। पीएम मोदी कल एथलीटों से बातचीत करेंगे और कल शाम 4:30 बजे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में कार्यक्रम रखा गया है। खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी जाएगी। भविष्य के लिए खिलाड़ियों को प्रेरित करेंगे। भारत ने 28 स्वर्ण पदक समेत कुल 107 पदक जीते हैं। एशियाई खेल में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है, जिसके बाद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेल में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों के साथ बातचीत करेंगे। कल शाम 4:30 बजे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में पीएम मोदी खिलाड़ियों को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री एशियाई खेलों में एथलीटों की उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देंगे और उन्हें भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए प्रेरित भी करेंगे। आपको बता दें कि भारत ने एशियाई खेल में 28 स्वर्ण पदक समेत कुल 107 पदक जीते हैं। जीते गए पदकों की कुल संख्या के सिलसिले में एशियाई खेलों में ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। कार्यक्रम में एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के एथलीट, उनके कोच, भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारी, राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधियों सहित युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधिकारी भी भाग लेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।